बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.2 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं मैथ क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक सारी बुक्स का सोल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट के बताएं या बयान करें वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक आर नॉट। नीचे हमें कुछ सीक्वेंसेस दी गई हैं तो हमने ये बताना है कि ये सीक्वेंसेस अरिथमेटिक सीक्वेंसेस हैं या नहीं है। इफ अ सीक्वेंस इज अरिथमेटिक, और अगर कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो उस सूरत में फिर हमने कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखें इस क्वेश्चन में दो वर्ड यूज हुए हैं, एक है अरिथमेटिक सीक्वेंस और एक है कॉमन डिफरेंस। हम ये दो वर्ड्स पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखें, मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में सीक्वेंसेस के बारे में बताया था, या नंबर सीक्वेंस किसको कहते हैं ये चीज एक्सप्लेन की थी कि जब भी कुछ नंबर्स को किसी खास पैटर्न या किसी खास तरतीब से लिखा जाता है तो वो जो नंबर्स की तरतीब होती है या वो जो नंबर्स का मजमूआ होता है उसको सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर अब ये हमें एक नंबर सीक्वेंस दी गई है, ये किसी खास तरतीब से लिखी गई है, ये ऐसे ही रैंडमली या बस आंखें बंद करके ये नंबर नहीं लिख दिए गए, बल्कि इनमें कोई खास तरतीब है। अभी हम उस तरतीब देखते हैं कि कौन सी तरतीब है या कौन सा पैटर्न है जिसपे ये सीक्वेंस लिखी गई है। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस में ये जो वैल्यूज आ रही होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, इनके लिए लफ्ज हम यूज कर रहे थे टर्म, TERM। तो ये जो सीक्वेंस है इसमें ये 7 जो है ये इसकी फर्स्ट टर्म है, 10 जो है ये सेकंड टर्म है, 13 थर्ड टर्म है और 16 फोर्थ टर्म है एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो वैल्यूज आ रही होती है सीक्वेंस में, इनके लिए लफ्ज यूज किया जाता है टर्म। ठीक है, तो अब अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है कि देखें, कोई भी अगर एक सीक्वेंस दी गई है उसमें दो ऐसी टर्म जो कि एक साथ आ रही हो, जैसे ये 7 और 10 है, ये दोनों टर्म एक साथ आ रही हैं, या 10 और 13 ये दोनों टर्म एक साथ आ रही हैं, तो ऐसी टर्म जो कि एक साथ आ रही होती हैं उनको कंसेक्यूटिव टर्म भी बोलते हैं। ठीक हो गया, तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स या जो टर्म्स आपस में एक दूसरे के साथ आ रही हैं उनका डिफरेंस या उनको अगर हम आपस में माइनस करें तो हमें एक जैसा नंबर ही मिले, ऐसी सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस कहा जाता है। मिसाल के तौर पे देखें, ये 7 और 10 आपस में कंसेक्यूटिव टर्म है क्योंकि एक दूसरे के साथ आ रही है, तो अगर हम 10 में से 7 को माइनस करें तो हमें एक खास नंबर मिलेगा। इसी तरह 13 को 10 में से माइनस करें क्योंकि ये दो आपस में कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं तो हमें एक खास नंबर मिलेगा। इसी तरह 16 और 13 को अगर आपस में माइनस करें क्योंकि ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव टर्म आ रही है, एक दूसरे के साथ आ रही है, तो हमें एक खास नंबर मिलेगा। तो वो जो नंबर हमें मिलेगा, अगर वो नंबर इन सारी टर्म्स के लिए एक जैसा ही है, एक ही नंबर है, तो फिर ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाएगी। ठीक है, और वो जो हम डिफरेंस निकालते हैं उस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और उसको डी से शो करते हैं। ठीक हो गया, तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस और कॉमन डिफरेंस, ये दो वर्ड मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है, हमें ये एक नंबर सीक्वेंस दी गई है तो हमने देखना है कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं है, और अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी तो फिर हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें, अभी आपको मैंने अरिथमेटिक सीक्वेंस को एक्सप्लेन किया कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो देखें, अब ये मैंने सोल्यूशन लिखा, उसके बाद ये जो सीक्वेंस हमें दी गई थी ये मैंने लिख दी। अब मैं इस सीक्वेंस की जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनके दरमियान डिफरेंस मालूम करता हूं। ठीक है, तो ये देखें यहां पर मैंने डिफरेंस मालूम किया हुआ है। अब यहां पर देखें कि ये 7 और 10 ये आपस में कंसेक्यूटिव टर्म है क्योंकि एक दूसरे के साथ आ रही हैं, तो आप 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो आपको जो डिफरेंस है या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3। ठीक है, इसी तरह ये 10 और 13 ये आपस में कंसेक्यूटिव टर्म आ रही हैं, एक दूसरे के साथ आ रही हैं, तो 13 में से 10 माइनस करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिली 3। ठीक हो गया, और इसी तरह ये 13 और 16 आपस में कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो 16 में से 13 को अगर हम माइनस करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिलेगी 3। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सीक्वेंस है इसकी कंसेक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो वैल्यू आ रही है 3, एक ही वैल्यू आ रही है, एक ही नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, और इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है? 3 है। ठीक है, तो हम अपना आंसर लिखेंगे यहां पर कि इट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये जो हमें सीक्वेंस दी गई थी ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। क्यों अरिथमेटिक सीक्वेंस है? क्योंकि इसमें जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है, यानी कि जो टर्म एक दूसरे के साथ आ रही हैं उनके दरमियान कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3 है, एक ही वैल्यू है, तो इसलिए ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है।
एंड कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस को हम डी से शो किया करेंगे, एंड कॉमन डिफरेंस डी इज 3, और कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो है 3। ठीक है, तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है, तो हमने फाइंड आउट किया कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, और फिर हमसे पूछा गया था कि इसमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। हमने ये दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली। ये तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 2 है, हमें ये एक सीक्वेंस दी गई है, तो हमने इस सीक्वेंस के लिए देखना है कि क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं है, और अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो उस सूरत में फिर हमने कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी फाइंड करनी है, जिस तरह के हमने पार्ट 1 में फाइंड की थी। तो देखें, ये हमें एक सीक्वेंस दी गई है, मैंने लिखा सोल्यूशन, उसके बाद ये सीक्वेंस मैंने यहां पर लिख दी। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म या ऐसी टर्म जो कि एक दूसरे के साथ आ रही होती हैं, उनके दरमियान डिफरेंस की वैल्यू एक ही हो, सेम वैल्यू आए, तो फिर ऐसी सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो अब इस सीक्वेंस के लिए हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू देखते हैं। देखें, ये मैंने यहां पर कैलकुलेट की हुई है। इसमें अगर आप देखें, अब ये सीक्वेंस में जो पहली दो कंसेक्यूटिव टर्म ये है 3 और -2, तो -2 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये -2 -3 आपस में ऐड होकर -5 हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट जो दो कंसेक्यूटिव टर्म है या एक दूसरे के साथ जो टर्म्स आ रही हैं, ये -2 और -7 है, तो -7 में से -2 को आप माइनस करेंगे तो देखिए मैंने लिखा -7 और माइनस, और इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं ये -2 को, ये वाली वैल्यू को। ठीक है, तो ये मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया क्योंकि इसके साथ अपना माइनस आ रहा था। तो अब आप इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे ये तो आ जाएगा -7, और ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं। तो ये प्लस हो जाएगा और साथ में 2 आ गया, तो ये +2 हो गया। तो 7 में से 2 को माइनस करें तो आपको आंसर मिलेगा 5, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि ये माइनस का साइन हम इस 5 के साथ लिख लेंगे। तो यहां पर भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई -5, जिस तरह के हमारे पास यहां पर आई थी। अब नेक्स्ट ये जो दो टर्म्स आ रही है -7 और -12, इनके दरमियान भी हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, ये मैंने लिखा -12 और इसमें से आप माइनस कर लें -7 को। ठीक है, तो -7 को मैंने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि इसके साथ अपना माइनस आ रहा था। अब यहां पर भी सेम जिस तरह हमने ऊपर किया था, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये तो आ जाएगा -12 और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 7। तो -12 + 7, 12 में से 7 को माइनस करें तो 5 मिलेगा आपको, और साइन आप डालेंगे बड़ी वैल्यू का, यानी कि 12 के साथ जो साइन आ रहा है जो कि माइनस का साइन है, तो यहां पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। अब देखें, यहां पर भी जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो -5 हमें मिली। इसका मतलब ये हो गया कि इस सीक्वेंस की जो भी कंसेक्यूटिव टर्म है उनके दरमियान अगर हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें एक ही वैल्यू मिल रही है, -5 -5 -5। तो इट मीन्स के ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, तो हम अपने आंसर में लिख लेंगे कि इट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस थी ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आ रही है, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, -5 है। तो मैंने लिखा है एन कॉमन डिफरेंस या डी इज 5। ठीक है, यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई -5। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन के मुताबिक एक तो ये मालूम कर लिया कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, और दूसरा हमने इसकी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो इस तरह ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 3 है, हमें ये एक सीक्वेंस दी गई है, तो इस सीक्वेंस के लिए हमने बताना है कि क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं है, और अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो उस सूरत में हमने फिर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी बतानी है, जिस तरह के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व किए थे। तो अब देखें, ये सीक्वेंस है, तो मैंने लिखा सोल्यूशन, उसके बाद मैंने ये सीक्वेंस लिख दी। अब हमने ये देखना है कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो जिस तरह कि आपको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया कि अरिथमेटिक सीक्वेंस मालूम करने के लिए हम क्या करते होते हैं, हमें जो सीक्वेंस दी जाती है उसमें जो कंसेक्यूटिव टर्म्स आती हैं, यानी कि दो ऐसी टर्म जो कि एक दूसरे के साथ आ रही हों, उनका हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। अगर इस सीक्वेंस की कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस एक ही आ जाता है, सेम आ जाता है, तो फिर ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी, जिस तरह के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने किया था। तो देखें, अब इसका हम कॉमन डिफरेंस मालूम करते हैं। देखें, अब इस सीक्वेंस में जो पहली दो कंसेक्यूटिव टर्म है, यानी कि पहली दो टर्म जो कि एक दूसरे के साथ आ रही हैं, ये 1 और 4 है, इनका हम डिफरेंस मालूम करेंगे। हम 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू मिली 3। ठीक हो गया। अब इसमें जो अगली कंसेक्यूटिव टर्म है वो 4 और 9 है, इनके दरमियान डिफरेंस मालूम करेंगे तो 9 में से 4 को माइनस अगर करें तो आपको वैल्यू मिली 5। ठीक है,
इसी तरह इसकी अगली जो दो कंसेक्टिव टर्म है वो ये 9 और 15 है। इनके दरमियान अगर आप डिफरेंस मालूम करेंगे 15 माइनस 9 तो आपको वैल्यू मिलेगी 6। तो यहां पर देखें कंसेक्टिव टर्म के दरमियान जो डिफरेंस की वैल्यूज आ रही है वो एक जैसी नहीं है। यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, यहां पर 6 है। तो चूंकि यहां पर डिफरेंस की वैल्यू सेम नहीं है, एक वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिख लेंगे कि इट इज नॉट एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। क्यों अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है? एज द डिफरेंस इज नॉट सेम, कि इसकी जो कंसेक्टिव टर्म्स हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस की वैल्यू आ रही है वो सेम नहीं है, एक वैल्यू नहीं आ रही, तो इसलिए ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। और चूंकि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है तो हमने यहां पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी नहीं लिखी। इस तरह ये पार्ट 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 4 है, हमें ये एक सीक्वेंस दी गई है, तो इस सीक्वेंस के लिए हमने बताना है कि क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है, और अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो उस सूरत में फिर हमने कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी बतानी है। ठीक हो गया, जिस तरह के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बताया था। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, मैंने पहले ये सीक्वेंस लिखी। अब हमने ये देखना है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये देखने के लिए कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है, यानी कि जो टर्म एक दूसरे के साथ आ रही है, उनका हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास डिफरेंस एक ही आ जाता है, सेम नंबर आ जाता है, तो फिर ये सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। ठीक है, तो देखें मैंने इसके कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस फाइंड किया हुआ है। तो देखें अब इस सीक्वेंस में पहली जो कंसेक्यूटिव टर्म्स आ रही हैं ये वाला 5 है और ये वाला 5 है। ठीक है, अगर हम इन दोनों टर्म्स के दरमियान डिफरेंस मालूम करें, 5 माइनस 5 करें तो हमें आंसर मिलेगा 0। ठीक है, इसी तरह अगर इसकी बाकी आप टर्म्स देखें वो भी सारी 5 5 उनकी वैल्यू है, तो हम किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म को अगर उनका डिफरेंस मालूम करेंगे तो हमें 5 माइनस 5 0 ही मिलेगा। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है इसमें जो डिफरेंस की वैल्यू है वो 0 है, सेम वैल्यू आएगी सारी कंसेक्यूटिव टर्म के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, तो मैंने देखें यहां पर इसका आंसर लिख दिया कि इट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, कि ये जो सीक्वेंस हमें दी गई है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। क्यों अरिथमेटिक सीक्वेंस है? क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म के दरमियान वो 0 आ रहा है, सारी कंसेक्यूटिव टर्म के लिए हमारे पास सेम डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया इट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। और अरिथमेटिक सीक्वेंस की सूरत में हमने कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी बतानी होती है, तो मैंने लिखा है एंड कॉमन डिफरेंस या डी इज 0, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए वो 0 है। ठीक हो गया, तो इस तरह हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा कंप्लीट हो गया। जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 है द nth टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंसेस आर गिवन। नीचे हमें अरिथमेटिक सीक्वेंसेस की nth टर्म दे दी गई है, जैसे कि पार्ट 1 में हमें ये एक nth टर्म दे दी गई है। हमने क्या करना है, फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस इन ईच। तो हमने ये जो nth टर्म हमें दी गई है इनको यूज करते हुए अरिथमेटिक सीक्वेंसेस फाइंड करनी है। ठीक हो गया, तो देखिए पार्ट 1 है, हमें ये एक nth टर्म दे दी गई है, इसको यूज करके हम अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करेंगे। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने पहले ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो हमें nth टर्म दी गई थी ये मैंने लिख ली। अब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करेंगे। तो देखिए अरिथमेटिक सीक्वेंस हम किस तरह फाइंड करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो पहली टर्म है उसके लिए हम इस इक्वेशन में n की जगह 1 पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है अरिथमेटिक सीक्वेंस की वो आ जाएगी। उसके बाद अरिथमेटिक सीक्वेंस की सेकंड टर्म मालूम करने के लिए हम इस इक्वेशन में इस n की जगह 2 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करके हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की सेकंड टर्म मालूम कर लेंगे, और फिर इसी तरह हम थर्ड टर्म मालूम करने के लिए इस n की जगह हम 3 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखें यहां पर मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। अब इसमें देखें फर्स्ट टर्म मालूम करने के लिए मैंने पुट n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू मैं 1 पुट कर रहा हूं इस इक्वेशन में। तो देखें यहाँ पर an है, n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया तो ये a1 हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट ये 4 इंटू n है तो n की जगह मैं 1 पुट कर लूंगा और माइनस ये वाला 3 आ गया। ठीक है, मैंने जहां जहां पर n था वहां पर मैंने 1 पुट कर दिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा और माइनस ये वाला 3 आ जाएगा। तो 4 में से 3 माइनस करें तो आपको आंसर मिलेगा 1, यानी कि हमारे पास a1 या जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसकी जो पहली टर्म की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 1। ठीक है,
अब सेकंड टर्म हम मालूम करेंगे या सेकंड टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो मैंने लिखा है पुट n इज इक्वल टू 2। हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो अब देखें इस इक्वेशन में आप n की जगह 2 पुट कर लें। ये n है तो n की जगह मैंने 2 पुट कर लिया। इसी तरह यहाँ पर 4 इंटू n है तो n की जगह यहाँ पर भी मैंने 2 पुट कर लिया और माइनस ये वाला 3 आ गया। तो अब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लें। 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, माइनस ये वाला 3 आ जाएगा, तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास a2 की वैल्यू आ गई, यानी कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो दूसरी टर्म है उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब तीसरी टर्म के लिए हम n की वैल्यू पुट करेंगे 3। तो मैंने लिखा है पुट n इज इक्वल टू 3 और हम इस इक्वेशन में n की जगह 3 पुट कर लेंगे। तो ये मैंने a3 इज इक्वल टू 4 इंटू n की जगह मैंने पुट कर लिया 3, माइनस ये वाला 3 आ गया। अब 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा और माइनस ये 3 आ गया। 12 में से 3 को माइनस करें तो आपको आंसर मिलेगा 9। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म के लिए हमने n की वैल्यू 1 पुट की, सेकंड टर्म के लिए हमने n की वैल्यू 2 पुट कर ली और थर्ड टर्म के लिए हमने n की वैल्यू 3 पुट कर ली। तो हमने ये 3 टर्म्स मालूम कर ली। इतनी टर्म्स काफी है। ठीक है, तो हम अपना आंसर लिखेंगे। हम लिखेंगे कि चूंकि हमारे पास ये पहली 3 टर्म्स आ गई है तो मैंने लिखा है सो द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 1 5 9। इसकी जो पहली 3 टर्म्स है वो मैंने लिख दी, उसके बाद मैंने डॉट डॉट डाल दिया कि अगर आप मजीद इस तरह मालूम करना चाहें तो मालूम कर सकते हैं। मसलन चौथी टर्म के लिए फिर आप n की वैल्यू 4 पुट कर लेंगे और पांचवी टर्म के लिए n की वैल्यू 5 पुट कर लेंगे, तो आपके पास इस तरह सीक्वेंस आती रहेगी। लेकिन हमने बस पहली 3 टर्म मालूम करनी है, उसके बाद ये डॉट 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 डाल देना है। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस आ गई है। हमने इस nth टर्म को यूज करते हुए ये सीक्वेंस फाइंड कर ली। तो इस तरह ये पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 2 है। अब यहां पर हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो ये वाली दे दी गई है, तो इसको यूज करते हुए हम अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखें मैंने लिखा सॉल्यूशन, उसके बाद ये हमें जो nth टर्म दी गई थी ये मैंने यहां पर लिख दी। तो हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जिस तरह कि हमने पार्ट 1 में फॉलो किया कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली टर्म के लिए हम इस n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सेकंड टर्म के लिए इस n की वैल्यू 2 पुट करेंगे और थर्ड टर्म के लिए इस n की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली 3 टर्म्स की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो देखें अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो पहली टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो मैं n की वैल्यू 1 के इक्वल रखूंगा। तो मैंने लिखा है पुट n इज इक्वल टू 1 और अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें जहां जहां पर n है वहां पर आप n की जगह 1 पुट कर लें। तो ये a n की जगह a1 हो गया। ठीक है, और ये 2 इंटू n है तो n की जगह मैंने 1 पुट कर लिया, माइनस ये 5 आ गया। ठीक है, अब ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा और माइनस ये वाला 5 आ गया। अब 2 को 5 में से माइनस करें तो आपका आंसर मिलेगा 3 और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, क्योंकि 5 के साथ माइनस का साइन था तो यहां पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। तो ये हमारे पास a1 या अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो पहली टर्म है उसकी वैल्यू आ गई -3। ठीक हो गया। अब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की सेकंड टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम n की वैल्यू रख लेंगे 2। ठीक है, और ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में। तो देखें an है तो n की जगह मैंने 2 पुट कर लिया, तो ये a2 हो गया। ठीक हो गया, और यहाँ पर 2n है तो 2 इंटू n की जगह मैंने ये 2 पुट कर लिया, माइनस ये वाला 5 आ गया। तो अब ये 2 टू द 4 हो जाता है, -5 आ गया। तो 4 माइनस 5, 5 में से 4 को माइनस करें तो आपको आंसर मिलेगा 1 और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन पुट करेंगे क्योंकि 5 के साथ माइनस का साइन है और 5 4 से बड़ा है, तो हमने यहाँ पर माइनस का साइन पुट कर दिया इस 1 के साथ। तो ये हमारे पास a2 यानी कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू आ गई है -1। ठीक हो गया। अब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की थर्ड टर्म मालूम करेंगे, तो उसके लिए हम n की वैल्यू रख लेंगे 3। ठीक है, और ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो n की जगह हमने पुट कर लिया 3, तो ये हो गया a3 और इज इक्वल टू 2n है तो n की जगह हम पुट कर लेंगे 3, तो 2 इंटू 3 हो गया, माइनस ये वाला 5 आ गया। अब ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, -5 आ गया। तो 6 माइनस 5 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। तो ये हमारे पास a3 यानी कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो इस तरह ये हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म की वैल्यूज फाइंड कर ली अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए। तो ये बस 3 वैल्यूज काफी है। तो इसका हम आंसर लिख लेंगे कि सो द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज, अब हमने ये जो पहली 3 टर्म लिखी है ये मैंने तीनों टर्म लिख ली और उसके बाद कॉमा डाल के डॉट 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 डाल दिया। ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस आ गई हमने जब इस nth टर्म को यूज किया। ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 3 है। हमें ये nth टर्म दी गई है, तो इस nth टर्म को यूज करते हुए हम अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करेंगे। तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने पहले ये nth टर्म लिखी,
अब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करेंगे तो सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे जिस तरह के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया। हम ये करेंगे कि हमने जो अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करनी है उसकी पहली 3 टर्म हम फाइंड कर लेंगे। तो पहली टर्म फाइंड करने के लिए हम इस n की वैल्यू 1 के इक्वल रखेंगे, दूसरी टर्म फाइंड करने के लिए इस n की वैल्यू हम 2 के इक्वल रख लेंगे और थर्ड टर्म मालूम करने के लिए इस n की वैल्यू हम 3 के इक्वल रख लेंगे। सेम जिस तरह के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सॉल्व किया। तो देखें अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमने पहली टर्म मालूम करनी है अरिथमेटिक सीक्वेंस की, तो मैंने लिखा पुट n इज इक्वल टू 1, यानी कि इस इक्वेशन में n की जगह हम पुट करेंगे 1। ठीक है, तो देखें ये a n है तो यहाँ पर a 1 हो जाएगा, n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। इसी तरह यहाँ पर n प्लस 2 है तो n की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो ये 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3 के इक्वल। तो हमारे पास a1 या अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो पहली टर्म है उसकी वैल्यू आ गई 3। अब दूसरी टर्म मालूम करने के लिए हम n की वैल्यू पुट कर लेंगे 2। तो मैंने लिखा पुट n इज इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, n की जगह हम 2 पुट करेंगे, यहां पर भी पुट करेंगे 2 और यहां पर भी। तो देखें ये मैंने a2 कर दिया, n की जगह 2 पुट कर दिया और यहां पर भी n की जगह 2 पुट कर दिया। अब ये 2 और प्लस ये वाला 2 आ गया तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास a2 या अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू आ गई है 4। ठीक हो गया। अब थर्ड टर्म के लिए हम n की वैल्यू पुट करेंगे 3। इस इक्वेशन में n की जगह हम पुट कर लेंगे 3। तो देखें ये आ जाएगा a3 इज इक्वल टू, इस n की जगह मैंने 3 पुट कर लिया और प्लस 2 ये वाला प्लस 2 आ गया तो 3 प्लस 2 ये आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास a3 या अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो तीसरी टर्म है उसकी वैल्यू आ गई 5। तो इस तरह ये हमारे पास पहली, दूसरी और तीसरी टर्म की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हम अपना आंसर लिखेंगे कि सो द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज, कि हमारी जो अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगी उसमें पहली टर्म की वैल्यू 3 है, दूसरी टर्म की वैल्यू 4 है और तीसरी टर्म की वैल्यू 5 है और उसके बाद कॉमा डाल के आप डॉट 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 डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड कर ली हमने जब इस nth टर्म को यूज किया। ठीक है, तो हमारे पास ये अरिथमेटिक सीक्वेंस आ गई। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 4 है, हमें ये nth टर्म दी गई है तो इस nth टर्म को यूज करते हुए हम अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करेंगे। तो देखें इसका सॉल्यूशन है, मैंने ये nth टर्म लिख दी। ठीक है, अब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करेंगे। तो जिस तरह के हमने पिछले तीनों पार्ट में किया कि हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो पहली 3 टर्म्स होती हैं वो फाइंड करेंगे। तो पहली टर्म फाइंड करने के लिए हम n की वैल्यू रखेंगे 1 के इक्वल, दूसरी टर्म फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन में n की वैल्यू रखेंगे 2 के इक्वल और तीसरी टर्म मालूम करने के लिए हम इस इक्वेशन में n की वैल्यू रखेंगे 3 के इक्वल। ठीक है, तो देखें अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हम पहली टर्म मालूम करेंगे तो मैंने पुट n इज इक्वल टू 1 कर दिया, इस इक्वेशन में n की जगह हम पुट कर लेंगे 1। देखें a n है तो n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया तो ये a 1 हो गया और ये 3n है, n की जगह मैंने यहाँ पर 1 पुट कर लिया तो ये 3 इंटू 1 हो गया और माइनस 1 ये वाला आ गया। अब ये 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा और माइनस 1 ये वाला आ गया। अब 3 में से 1 को माइनस करें तो आपको आंसर मिलेगा 2। तो ये हमारे पास a1 यानी कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो पहली टर्म है उसकी वैल्यू आ गई है 2। ठीक हो गया। अब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की सेकंड टर्म की वैल्यू मालूम करेंगे तो उसके लिए हम इस इक्वेशन में n की वैल्यू पुट करेंगे 2। ठीक है, n को हम 2 के इक्वल रखेंगे। तो देखें ये an है तो n की जगह मैंने 2 पुट किया तो ये a2 हो गया और इसी तरह ये 3 इंटू n है तो ये 3 और n की जगह मैंने पुट कर लिया 2 तो ये 3 इंटू 2 हो गया और माइनस 1 ये वाला मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा। 6 माइनस 1 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5। तो ये हमारे पास a2 यानी कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो दूसरी टर्म है उसकी वैल्यू आ गई है 5। ठीक हो गया। अब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की थर्ड टर्म मालूम करेंगे तो उसके लिए हम n की वैल्यू रखेंगे 3। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखें a n है तो n की जगह आप 3 पुट करेंगे तो ये a3 हो जाएगा और ये 3 इंटू n है तो ये 3 और n की जगह आपने 3 पुट किया तो 3 इंटू 3 हो गया और माइनस 1 आ जाएगा। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा, माइनस 1 ये आ गया। यहाँ पर 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपको 8 आंसर मिलेगा। तो ये हमारे पास a3 यानी कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू आ गई 8। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली 3 जो टर्म्स है उनकी वैल्यूज आ गई हैं। तो हम अपना आंसर लिखेंगे कि सो द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज, कि हमारी जो अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगी उसकी जो टर्म्स होंगी वो 2 5 8 उसके बाद कॉमा डाल के आपने डॉट 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 डाल देना है। ये हमारी अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, हमने जब इस nth टर्म को यूज किया तो हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या मिली, ये हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस मिली। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है,
फाइंड द जनरल टर्म, हमने फाइंड करनी है, मालूम करनी है जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। नीचे हमें कुछ अरिथमेटिक सीक्वेंसेस दी गई हैं, तो इनके लिए हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो अब देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था उसके ऑपोजिट है। उसमें हमें जनरल टर्म दी गई थी अरिथमेटिक सीक्वेंसेस की, तो हमने उन जनरल टर्म को यूज करते हुए अरिथमेटिक सीक्वेंसेस फाइंड की थी। मैं आपको दिखाता हूं। देखें, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें हमें ये इस तरह जनरल टर्म दे दी गई थी। हमने इन जनरल टर्म को यूज करते हुए अरिथमेटिक सीक्वेंसेस इस तरह फाइंड कर ली थी, ठीक है। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें अरिथमेटिक सीक्वेंसेस दे दी गई हैं, तो हमने इन अरिथमेटिक सीक्वेंसेस को यूज करते हुए इनके लिए जनरल टर्म फाइंड करनी है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के ऑपोजिट हो गया, ठीक हो गया। तो अब पार्ट 1 है, हमें ये अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है, इसके लिए हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो देखें, इसका सोल्यूशन है, मैंने पहले ये सीक्वेंस लिखी। अब किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए अगर हम जनरल टर्म मालूम करना चाहेंगे, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आपकी बुक के पेज 84 पे दिया गया है, आपने इस फॉर्मूला को जुबानी याद रखना है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या है? ये है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये जो फॉर्मूला है, इसको यूज करने के लिए अब हमें कुछ वैल्यूज चाहिए। एक तो हमें ये A1 की वैल्यू चाहिए। तो A1 की वैल्यू कौन सी होती है? हम जानते हैं कि किसी भी सीक्वेंस में जो पहली टर्म की वैल्यू होती है वो A1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो हम A1 को 6 के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि 6 इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में पहली वैल्यू आ रही है या पहली टर्म है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमें इस D की वैल्यू चाहिए। तो D आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था डिटेल से कि D जो है वो कॉमन डिफरेंस को शो करता है। दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको D से शो किया जाता है। तो देखिए, अब ये मैंने D की वैल्यू फाइंड कर ली। मैंने सेकंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर लिया, तो इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमें मिल गया 7। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। तो अब हमें ये A1 और D की वैल्यू मिल गई है, तो ये वैल्यूज हम इस फार्मूला में डालेंगे, तो हमारे पास इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है पुटिंग द वैल्यूज, यानी कि ये जो वैल्यूज थी ये हम पुट करेंगे इस फार्मूला में। तो ये आ गया AN, और A1 की जगह मैंने A1 की वैल्यू पुट कर दी 6, और उसके बाद ये आ जाएगा n-1, और D की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी D की, ये हमें मिली थी 7, तो मैंने यहाँ पर D को रिप्लेस कर दिया 7 से, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, सिंपल सी एक्सप्रेशन है, इसको आप सॉल्व कर लें। ये तो आ जाएगा 6, और ये 7 इस n से मल्टीप्लाई होगा तो ये 7n हो जाएगा, ठीक है। और ये 7 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सॉल्व करें। तो देखें, इसमें ये 7n हम पहले लिख लेंगे, पीछे आपके पास रह गया +6 -7। यहाँ पर 6 के साथ कोई साइन नहीं लिखा हुआ, तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के साथ जब कोई साइन नहीं लिखा होता तो वो पॉजिटिव नंबर होता है, उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो इसलिए ये +6 है। तो 6 को आप 7 में से माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1, और इसके साथ साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, क्योंकि 7 6 से बड़ा है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो मैंने यहाँ पर 1 के साथ माइनस का साइन पुट कर दिया। तो इस तरह ये हमें इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये हमें किस तरह मिली है? हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। ये फॉर्मूला आपकी बुक के पेज 84 पे दिया गया है। ये फॉर्मूला आपने जुबानी याद रखना है। तो ये हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 2 है, हमें ये अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है, तो इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो देखें, इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये अरिथमेटिक सीक्वेंस यहाँ पर लिखी। अब नेक्स्ट हम सेम फॉर्मूला जो कि हमने पार्ट 1 में यूज किया था जनरल टर्म फाइंड करने का अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए, ये फार्मूला मैंने पुट कर दिया। ये आपको मैंने बताया कि आपकी बुक के पेज 84 पे दिया गया है, और ये फार्मूला आपने जुबानी याद रखना है, ठीक हो गया। तो अब इस फार्मूला के लिए हमें वैल्यूज चाहिए। एक तो हमें A1 की वैल्यू चाहिए, और एक हमें ये जो D है इसकी वैल्यू चाहिए। तो A1 की वैल्यू कौन सी होती है? जिस तरह कि आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि किसी भी सीक्वेंस की जो पहली टर्म होती है वो A1 के इक्वल होती है। तो ये हमने A1 के इक्वल 5 को रख दिया, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमें D की वैल्यू चाहिए। तो आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था कि D जो है वो कॉमन डिफरेंस को शो करता है, यानी कि दो टर्म के दरमियान जो डिफरेंस होता है, हम दो टर्म जो एक साथ आ रही होती हैं उनको अगर आपस में माइनस करेंगे, हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो D या कॉमन डिफरेंस को शो करता है। तो D मैंने लिखा, और उसके बाद मैंने ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया, 7 - 5 किया, तो हमें आंसर मिला 2। तो ये हमें D की वैल्यू भी मिल गई। अब हमारे पास A1 और D ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं, तो हम इस फार्मूला में पुट करेंगे, तो हमारे पास इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखेंगे, मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया हुआ है। ये मैंने लिखा पुटिंग द वैल्यूज, यानी कि जो हमें वैल्यूज मिली थी ये हम इसमें पुट करेंगे। तो ये मैंने लिखा AN, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने लिख दिया।
और उसके बाद A1 की जगह मैंने 5 पुट कर दिया क्योंकि A1 5 के इक्वल था, और नेक्स्ट मैंने D की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी 2। ठीक है, तो अब आपके पास ये सिंपल सी एक्सप्रेशन बन रही है। इसमें देखें ये तो आ जाएगा 5, और ये 2n से मल्टीप्लाई होकर 2n हो जाएगा, और ये 2 -1 से मल्टीप्लाई होकर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। इसमें ये 2n को आप पहले लिख लें, ठीक है, और ये 5 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3। तो इस तरह इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए हमें ये जनरल टर्म मिली। ठीक है, और इसको फाइंड करने के लिए या इसको मालूम करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? ये फॉर्मूला हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस का यूज किया, जो कि आपके बुक के पेज 84 पे दिया गया है। आपने ये फॉर्मूला जुबानी याद रखना है। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 3 है। हमें ये अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है, तो इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो देखें इसका सोल्यूशन है। पहले मैंने ये अरिथमेटिक सीक्वेंस लिखी। अब हम इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म फाइंड करेंगे, तो हम सेम फार्मूला यूज करेंगे जो कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में यूज किया था। ये फार्मूला आपके बुक के पेज 84 पे दिया गया है। आपने ये फार्मूला जुबानी याद रखना है। अब ये फार्मूला अगर देखें तो देखें इसमें हमें एक तो ये A1 की वैल्यू चाहिए और एक D की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए मैंने A1 की वैल्यू लिखी है 4, क्योंकि हम जानते हैं कि A1 जो है किसी भी सीक्वेंस में जो पहली टर्म होती है उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास A1 इक्वल टू 4 आ गया। ये जो पहली टर्म थी या इस सीक्वेंस में जो पहली वाली वैल्यू थी इसके इक्वल हमने A1 को रख दिया, और दूसरा हमें D की वैल्यू चाहिए। तो जिस तरह कि आपको मैंने पिछले दोनों पार्ट्स में बताया कि D जो है वो कॉमन डिफरेंस को शो करता है, यानी कि दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको D से शो किया जाता है। इसको कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये D मैंने फाइंड किया है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो हमारे पास ये डिफरेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, D की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो अब हमारे पास ये A1 और D की वैल्यूज आ गई हैं। ये वैल्यूज हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। इसमें अब मैंने लिखा है पुटिंग द वैल्यूज, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं ये हम पुट करेंगे इस फार्मूला में। तो ये तो आ जाएगा an, और A1 की जगह मैंने पुट कर दिया 4 क्योंकि A1 4 के इक्वल है, और यहाँ पर इस D की जगह मैंने पुट कर दिया 5 क्योंकि D 5 के इक्वल था, तो यहाँ पर मैंने 5 पुट कर दिया। अब ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। ये तो आ जाएगा 4, और ये 5 इस n से मल्टीप्लाई होगा तो 5n हो जाएगा, और ये 5 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 हो जाएगा। तो अब ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें ये 5n तो एज इट इज आ जाएगा, और अब यहाँ पर +4 -5, ये +4 है। हम जानते हैं किसी भी नंबर के साथ जब साइन नहीं लिखा होता तो वो पॉजिटिव नंबर होता है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो ये +4 यानी कि 4 को आप माइनस करें इस 5 में से तो आपको आंसर मिलेगा 1, लेकिन आप साइन किसका डालेंगे? बड़ी वैल्यू का, क्योंकि 5 4 से बड़ा है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो मैंने यहाँ पर माइनस का साइन पुट कर दिया। तो ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए, और इसके लिए हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया? ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ठीक हो गया, तो इस तरह ये हमारा पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 4 है। हमें ये अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है। इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो देखें इसका सोल्यूशन है। पहले मैंने ये अरिथमेटिक सीक्वेंस लिखी, उसके बाद इसके लिए हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो हम सेम फार्मूला जो कि हम पिछले तीनों पार्ट में यूज करते रहे हैं, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला आपको मैंने पहले भी बताया कि आपके बुक के पेज 84 पे दिया गया है, तो आपने ये फार्मूला जुबानी याद रखना है। ठीक है, अब ये हमने फार्मूला लिखा जनरल टर्म फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट हमें इस फार्मूला के लिए वैल्यूज चाहिए। एक हमें A1 की वैल्यू चाहिए और एक D की वैल्यू चाहिए। तो A1 की वैल्यू हमारे पास आएगी। A1 की वैल्यू हम जानते हैं कि किसी भी दी गई सीक्वेंस में जो पहली टर्म होती है, जो फर्स्ट वैल्यू आ रही होती है, वो A1 के इक्वल होती है। तो A1 के इक्वल मैंने 2 को रख दिया। ठीक है, ये वाला 2, और D जो है वो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू शो करता है, यानी कि दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस को D या कॉमन डिफरेंस से शो किया जाता है। तो ये मैंने D लिखा, और सेकंड टर्म में से पहली टर्म को मैंने माइनस कर दिया, तो हमारे पास डिफरेंस की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो ये हमारे पास D की वैल्यू भी आ गई। तो अब आप ये A1 और D ये वैल्यूज पुट करते हैं इस फार्मूला में, तो आपके पास इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म आ जाएगी। तो देखें यहाँ पर मैंने पुट किया हुआ है। अब ये मैंने लिखा है पुटिंग द वैल्यूज। ठीक है, ये जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इस फार्मूला में। तो ये मैंने लिखा an, और A1 की जगह मैंने पुट कर दिया 2 क्योंकि हमारे पास A1 की वैल्यू 2 थी, और यहाँ पर इस D की जगह मैंने पुट कर दिया 10 क्योंकि D की वैल्यू हमारे पास आई थी 10। ठीक है, तो अब ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। ये आ जाएगा 2, और ये 10 इस n से मल्टीप्लाई होगा तो 10n हो जाएगा, और ये 10 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो अब देखें ये सिंपल सी एक्सप्रेशन बन रही है।
इसमें ये 10n तो एज इट इज आ जाएगा, और ये +2 -10, यहाँ पर 2 के साथ कोई साइन नहीं लिखा हुआ, तो जब भी किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं लिखा होता हम जानते हैं कि वो पॉजिटिव नंबर होता है, इसके साथ प्लस का साइन होता है। तो ये +2 है और ये -10 है, तो 10 में से आप 2 को माइनस करें तो आपको आंसर मिलेगा 8, और इसके साथ साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, चूंकि 10 2 से बड़ा है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो मैंने यहाँ पर माइनस का साइन पुट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए, और इस जनरल टर्म को फाइंड करने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस 147 इज 91। ये हमें एक अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में ये 91 एक वैल्यू आएगी, तो इस 91 की कौन सी पोजीशन बनती है इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में। देखें, ये हमें एक अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है, इसकी पहली 3 टर्म्स लिख दी गई हैं। ठीक है, अगर हम इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का पैटर्न फॉलो करें और इसकी बाकी टर्म्स भी लिखें, तो हमें एक वैल्यू मिलेगी 91, इसमें एक वैल्यू आएगी 91। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो जो 91 है उसकी इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में कौन सी पोजीशन बनती है। जैसे कि अब ये 7 है, इसकी कौन सी पोजीशन है, ये 3rd पोजीशन पे आ रही है, तो इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में इसकी पोजीशन 3 है। ठीक है, इसी तरह इस 4 की पोजीशन क्या है, ये 2nd पोजीशन पे आ रही है, तो इसकी जो पोजीशन है इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में वो 2 है। ठीक है, क्योंकि 2nd पोजीशन पे ये वाली वैल्यू आ रही है। तो इसी तरह हमने ये मालूम करना है कि ये जो 91 है इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में इसकी पोजीशन कहां पर बनती है। ठीक है, ये चीज हमने मालूम करनी है। तो देखें, ये जो 91 है इसकी पोजीशन मालूम करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी इस फार्मूला को यूज किया है। ठीक है, और ये फार्मूला मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला जुबानी मालूम होना चाहिए। ये फार्मूला आपकी बुक के पेज 84 पे दिया गया है। अब ये वाला फार्मूला हमने यूज करना है, तो अब इस फार्मूला के लिए हमें कुछ वैल्यूज चाहिए। सबसे पहले देखें, ये A1 इसकी वैल्यू चाहिए, तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि A1 किसके इक्वल होता है, किसी भी दी गई सीक्वेंस की जो पहली वैल्यू होती है, जो पहली टर्म होती है, वो A1 के इक्वल होती है। तो मैंने A1 इज इक्वल टू 1 लिख दिया, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है मैंने A1 के इक्वल रख दी। ठीक है, दूसरा मैं इस फार्मूला को अगर आप देखें तो ये D की वैल्यू चाहिए, तो D का भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि D जो है वो कॉमन डिफरेंस को शो करता है, यानी कि दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस की वैल्यू D के इक्वल होती है। तो मैंने ये 2nd टर्म माइनस 1st टर्म किया, 4 - 1 किया, तो हमें कॉमन डिफरेंस या D की वैल्यू मिल गई 3, क्योंकि 4 में से 1 को माइनस करें तो 3 मिलेगा। ठीक हो गया। और नेक्स्ट जो है ये AN की वैल्यू चाहिए, तो हमें जो nth टर्म है उसकी वैल्यू बता दी गई है कि ये 91 है, तो AN जो है उसको हम 91 के इक्वल रख देंगे। तो अब हमारे पास इस फार्मूला के लिए जो वैल्यूज चाहिए थी वो सारी वैल्यूज आ गई हैं। हम ये वैल्यूज पुट करेंगे इस फार्मूला में, तो हमारे पास इस 91 के लिए जो इसकी पोजीशन बनती है अरिथमेटिक सीक्वेंस में वो पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, तो देखें, इसको मैंने सॉल्व किया है, मैंने ये वाला फार्मूला मैंने यहां पर लिख दिया। अब आप इस फार्मूला में ये वैल्यूज पुट कर दें, तो देखें AN की जगह हम पुट कर लेंगे 91, क्योंकि A1 91 के इक्वल है, और A1 की जगह आप इस 1 को पुट कर दें, और यहां पर इस D की जगह आप इस 3 को पुट कर दें। ठीक है, मैंने AN, A1 और D इन तीनों की वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये तो आ जाएगा 91 इज इक्वल टू, ये आ गया 1, और ये 3 इस n से मल्टीप्लाई होगा तो 3n हो जाएगा, और ये 3 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इस इक्वेशन की पहले ये जो राइट हैंड साइड है इसी को सॉल्व करें, ये तो एज इट इज आप लिख दें 91। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3n को आप इधर लिख दें। ठीक है, और ये +1 - 3, यहाँ पर 1 के साथ कोई साइन नहीं लिखा हुआ, तो हम जानते हैं किसी भी नंबर के साथ जब कोई साइन नहीं होता तो वो पॉजिटिव नंबर होता है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो ये +1 और -3 में से 1 को माइनस करें तो आपको आंसर मिलेगा 2, और इसके साथ आप साइन पुट कर देंगे बड़ी वैल्यू का, क्योंकि 3 1 से बड़ा है और उसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 91 इज इक्वल टू 3n - 2। अब हमें इस n की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये 3n हम इसी तरफ रखेंगे और -2 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ये 2 जो है माइनस हो रहा है 3n के साथ, दूसरी तरफ जाके ये 91 के साथ प्लस हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ जब भी कोई टर्म हम मूव करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 91 और +2 ये 93 हो जाएगा, और इस तरफ हमारे पास 3n आ गया। अब हमें चूंकि n की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हम n को एक तरफ रखेंगे इक्वेशन के, और ये 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ, तो दूसरी तरफ जाके ये 93 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 93 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखें ये 3 1 3 हो जाता है, और 3 93 पे डिवाइड होगा 31 टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई,
n की वैल्यू हमारे पास आ गई, n इज इक्वल टू 31। तो आप इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि n को आप लेफ्ट साइड पे लिख लें और 31 को आप राइट साइड पे लिखें। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया। अगर आप एज इट इज भी छोड़ दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो ये 91 है, इसकी जो पोजीशन है इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में वो हमें मिल गई 31। यानी कि इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की अगर हम बाकी वैल्यूज लिखें तो जो 91 है वो कहां पर आएगा, वो 31st पोजीशन उसकी बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आप इसके साथ अगर 31st पोजीशन लिख के यहां पर आंसर छोड़ दें तब भी ठीक है, और अगर आप प्रॉपर ये सेंटेंस आप साथ लिखते हैं तो इससे ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आप लिख लें, सो 91 इज द 31st टर्म ऑफ गिवन अरिथमेटिक सीक्वेंस। यानी कि ये जो दी गई अरिथमेटिक सीक्वेंस थी इसमें 31st पोजीशन पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 91। 91 की पोजीशन क्या बनेगी, 31। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस 258 डैश 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 इज 62। हमें ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में ये जो 62 एक वैल्यू है ये कहां पर आएगी, इसकी कौन सी पोजीशन बनेगी। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है ये सेम जिस तरह कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था जिसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, उस क्वेश्चन की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें, हमें यहां पर एक अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है जिसकी हमें पहली 3 टर्म बता दी गई है। तो अगर हम इसकी रिमेनिंग टर्म लिखें, जो जिस पैटर्न पे ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाई गई है उस पैटर्न को यूज करते हुए इसकी रिमेनिंग टर्म अगर हम लिखें तो हमें एक वैल्यू मिलेगी 62। ठीक है, तो हम तो ये पूछा जा रहा है कि वो जो 62 है वो कौन सी पोजीशन पे आएगी। जैसे अब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसमें ये 8 जो है इसकी क्या पोजीशन बनती है, इसकी पोजीशन 3 बनती है, क्योंकि ये थर्ड टर्म है इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में, तीसरे नंबर पे आ रही है। तो इसी तरह ये जो 62 है ये कहां पर आएगा, ये चीज हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने सोल्यूशन लिखा, उसके बाद ये हमें जो अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई थी वो मैंने लिख दी। तो देखें, अब इस 62 की पोजीशन मालूम करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी यूज किया था। ठीक है, ये मैंने यहां पर समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको जुबानी मालूम होना चाहिए। ये हमारा रफ वर्क है, इसको बाद में मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपकी बुक के पेज 84 पे दिया गया है। अब देखें, इस फॉर्मूला के लिए हमें एक तो A1 की वैल्यू चाहिए और एक हमें D की वैल्यू चाहिए। तो A1 की वैल्यू कौन सी होती है, हम जानते हैं कि किसी भी सीक्वेंस में जो पहली टर्म की वैल्यू होती है वो A1 के इक्वल होती है। तो मैंने A1 इज इक्वल टू 2 लिख दिया, यानी कि ये वाला 2 मैंने यहां पर लिख दिया। और दूसरा हमें D की वैल्यू चाहिए। तो D की वैल्यू हम किस तरह मालूम करते होते हैं, आपको मैं तकरीबन पिछले सारे क्वेश्चन में बताता रहा हूं कि D जो है वो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होती है। यानी कि दो टर्म्स के दरमियान हम जो अगर डिफरेंस निकालेंगे, दो टर्म्स को आपस में माइनस करेंगे तो हमें D या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो ये मैंने D लिखा, उसके बाद ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को मैं माइनस कर रहा हूं, तो D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई। और नेक्स्ट हमें ये AN की वैल्यू चाहिए, तो हमें nth टर्म बता दी गई है 62। ठीक है, nth टर्म की वैल्यू हमें बता दी गई है, तो AN इज इक्वल टू हो जाएगा 62। अब हमारे पास इस फॉर्मूला के लिए जो वैल्यूज चाहिए थी वो सारी हमारे पास आ गई हैं। तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे और इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास इस 62 की जो पोजीशन बनती है इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में वो पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखें, यहां पर मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट मैंने ये जो फॉर्मूला है यहां पर ये लिख दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको जुबानी याद होना चाहिए। अब यहां पर वैल्यूज पुट करें। AN की वैल्यू हमारे पास है 62, तो मैंने AN की जगह 62 पुट कर दिया। A1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, यहां पर मैंने 2 पुट कर दिया। और D की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो मैंने इस D की जगह 3 पुट कर दिया। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये तो आ जाएगा 62 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2, और ये 3 इस n से मल्टीप्लाई होगा तो 3n हो जाएगा, ये 3 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन रही है, तो इसमें ये जो राइट हैंड साइड है पहले इसी को सॉल्व करें। ये तो आ जाएगा 62 और ये आ जाएगा 3n, और ये +2 और -3, यहां पर 2 के साथ कोई साइन नहीं लिखा हुआ, तो हम जानते हैं किसी भी नंबर के साथ जब कोई साइन नहीं लिखा हुआ होता तो वो पॉजिटिव नंबर होता है, इसके साथ प्लस का साइन होता है। तो ये +2 है और ये -3 है। 3 में से 2 को माइनस करें तो आपको आंसर मिलेगा 1, और इसके साथ साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। चूंकि 3 2 से बड़ा है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो यहां पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 62 इज इक्वल टू 3n - 1। अब हमें चूंकि इस n की वैल्यू चाहिए, तो 3n को हम एक तरफ रखेंगे और ये -1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, क्योंकि हम जब भी कोई वैल्यू दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 62 + 1 ये हो जाएगा 63, और यहाँ पर हमारे पास 3n रह गया। तो अब ये इक्वेशन बन रही है, इसमें हमें चूंकि n की वैल्यू चाहिए तो n को हम एक तरफ रखेंगे और इस 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे,
तो 3 यहाँ पर n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके 63 पे 3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये 63 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 3 1 3 हो जाता है और 3 63 पे डिवाइड होगा 21 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई, n इज इक्वल टू 21। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाता है। इसको आप इस तरह लिख लें, ज्यादा बेहतर है। n को मैंने लेफ्ट साइड पे रख दिया और 21 को मैंने राइट साइड पे कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास पोजीशन आ गई इस 62 की। 62 जो है इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में कहां पर आएगा, 21st पोजीशन उसकी बनेगी। ठीक है, यानी कि 21st टर्म होगी जिसकी वैल्यू 62 होगी। ठीक है, तो आप यहां तक भी अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो इनफ है, लेकिन अगर आप ये साथ एक सेंटेंस लिख लेते हैं आंसर में तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आप लिख लें, सो 62 इज द 21st टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये जो हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई थी, इसमें 62 कहां पर आएगा, 21st टर्म होगी या 21st पोजीशन उसकी होगी। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म। हमने अगली 2 टर्म फाइंड करनी है बाय टर्म टू टर्म रूल ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है, इसकी हमें 3 टर्म दे दी गई है, हमने इसके आगे मजीद 2 टर्म फाइंड करनी है और उसके लिए रूल हमने यूज करना है टर्म टू टर्म रूल, इसका फॉर्मूला यूज करना है। तो देखें, पार्ट 1 है, हमें अब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है, इसकी हमने मजीद 2 टर्म्स फाइंड करनी है। तो मैंने सोल्यूशन लिखा, उसके बाद ये अरिथमेटिक सीक्वेंस यहां पर लिख दी। अब मैं इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की मजीद 2 टर्म फाइंड करूंगा और उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे टर्म टू टर्म रूल का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपकी बुक के पेज 85 पे दिया गया है। इस फॉर्मूला के मुताबिक अगर आप किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस में अगली टर्म मालूम करना चाहते हैं तो आप पिछली टर्म में डी की वैल्यू ऐड कर लेंगे, तो आपके पास अगली टर्म की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो देखें, अब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास पहली 3 टर्म है, A1, A2 और A3, ये टर्म्स हमारे पास हैं। अब हमने A4 जो टर्म है पहले उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिस तरह के मैंने आपको बताया कि हम अगली टर्म किस तरह मालूम करते हैं, हम लिखेंगे A4 और पिछली टर्म में हम D की वैल्यू ऐड कर लेंगे, तो मैंने A3 प्लस D लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर पहले D की वैल्यू चाहिए, तो ये मैंने D की वैल्यू फाइंड की है। D की वैल्यू किस तरह आती है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होती है। हम जानते हैं कि 2 टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है वो उसको डी से शो किया जाता है या उसको कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। देखें, ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 8 - 2 = 6, ये हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास डी की वैल्यू है। अब आपने ये फार्मूला लिखा, हमने फोर्थ टर्म मालूम करनी है, तो मैंने A4 लिखा। तो अब हम A3 में डी को ऐड कर लेंगे, यानी कि इस जो टर्म हम मालूम करने लगे हैं उससे पिछली टर्म में आप डी को ऐड करेंगे तो आपके पास इस टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, ये मैंने A3 प्लस डी लिखा। A3 की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा 14, क्योंकि ये A3 की वैल्यू बनती है, और प्लस डी की जगह मैंने पुट कर दिया ये 6। तो 14 + 6 ये हो जाएगा 20। ये हमारे पास A4 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस सीक्वेंस की जो 4th टर्म है उसकी वैल्यू आ गई। अब हम इस सीक्वेंस की 5th टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम सेम ये जो हमने ऊपर फॉर्मूला यूज किया ये वाला यूज करेंगे। तो अब हम लिखेंगे A5 और अब हम A4 में D की वैल्यू ऐड करेंगे, क्योंकि A5 से पिछली जो टर्म है वो A4 बनती है। तो A4 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 20 है, तो यहाँ पर मैं 20 पुट कर लूंगा। ठीक है, और D की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर मैंने 6 पुट कर लिया। ठीक हो गया, तो 20 + 6 26 हो जाएगा। तो ये हमारे पास A5 यानी कि इस सीक्वेंस की जो 5वीं टर्म है उसकी वैल्यू भी आ जाती है। ये हमारे पास 4थी टर्म की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास 5वीं टर्म की वैल्यू आ गई। तो इस तरह हमने इस सीक्वेंस में जो अगली 2 टर्म्स थी दोनों की वैल्यूज फाइंड कर ली, और उसके लिए हमने रूल कौन सा यूज किया, टर्म टू टर्म रूल। इस रूल के मुताबिक कोई भी टर्म की वैल्यू अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो आप पिछली टर्म में डी की वैल्यू को ऐड कर लें, तो आपको उस टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 2 है, हमें ये अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है, इसमें हमें पहली 3 टर्म दे दी गई हैं। तो हमने नेक्स्ट जो 2 टर्म्स हैं वो फाइंड करनी है, और उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे टर्म टू टर्म रूल का। ठीक है, तो जिस तरह के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि इस रूल के मुताबिक, इस रूल में जो फॉर्मूला यूज होता है उसके मुताबिक अगर हम किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि अब इस सीक्वेंस में हम 4थी और 5वीं टर्म 2 टर्म की वैल्यूज फाइंड करना चाहेंगे। ठीक है, तो जिस टर्म की वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं आप पिछली टर्म में डी की वैल्यू ऐड कर लेंगे, तो आपके पास उस टर्म की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये देखें, इससे पहले अगर आप देखें, हमें जो अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है इसमें 3 टर्म हमारे पास है, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। अब हमने 4थी टर्म मालूम करनी है, यानी कि A4 की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम उसके लिए जो टर्म टू टर्म रूल का फॉर्मूला है वो यूज करेंगे।
इस फॉर्मूला के मुताबिक हम क्या करेंगे, अब चूंकि हमने चौथी टर्म मालूम करनी है पहले, तो चौथी टर्म मालूम करने के लिए हम तीसरी टर्म में डी की वैल्यू ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर पहले हमें डी की वैल्यू चाहिए, इसलिए देखिए यहां पर मैंने डी की वैल्यू फाइंड की है। डी की वैल्यू कौन सी होती है, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस को शो करता है। हम जानते हैं दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस की वैल्यू होती है वो उसको डी से शो किया जाता है। तो डी इज इक्वल टू, ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो 4, ये आपके पास डी की वैल्यू आ जाती है। तो ये अब आप डी की वैल्यू आप इस फार्मूले में पुट कर दें। ये मैं A4 की वैल्यू मालूम करने लगा हूं, यानी कि सीक्वेंस में जो चौथी टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करने लगा हूं। तो मैंने लिखा A3 प्लस डी, मैंने A4 से पिछली टर्म लिखी, ठीक है, और उसमें डी को ऐड कर दिया जिस तरह के आपको मैंने बताया था। तो A3 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इसमें थर्ड टर्म कौन सी है, 9 है। ठीक है, तो यहां पर हमने 9 पुट कर दिया और डी की वैल्यू मैंने 4 पुट कर दी। तो 9 प्लस 4 13, ये हमारे पास A4 या इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो चौथी टर्म है उसकी वैल्यू आ गई। अब हम A5 मालूम करेंगे, तो सेम हम जिस तरह यहां पर हमने फार्मूला यूज किया यही वाला हम यहां पर भी यूज करेंगे। मैंने लिखा A5, अब हम A4 प्लस डी कर लेंगे। A5 से पिछली टर्म A4 बनती है, तो इसलिए यहां पर मैंने A4 कर दिया और प्लस डी कर दिया। तो A4 की जगह आप ये 13 पुट कर दें और डी की जगह आप ये 4 पुट कर दें, तो 13 प्लस डी ये हो जाएगा 17। तो ये हमारे पास A5 यानी कि इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो फिफ्थ टर्म है या पांचवी टर्म है उसकी वैल्यू भी आ गई। ये हमारे पास चौथी टर्म की वैल्यू आ गई थी और ये हमारे पास पांचवी टर्म की वैल्यू आ गई। तो इस तरह हमने इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए जो हमें अगली दो टर्म्स की वैल्यूज चाहिए थी वो हमने फाइंड कर ली, और इसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था टर्म टू टर्म रूल का। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म रूल। ये हमें नीचे एक अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है और इसमें ये एक टर्म इंडिकेट की गई है या बताई गई है। हमने इस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके लिए हम रूल कौन सा यूज करेंगे, पोजीशन टू टर्म रूल। इस रूल को यूज करते हुए हम इस A13 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें ये जो रूल होता है पोजीशन टू टर्म रूल, इसके मुताबिक अगर आपको इस तरह कोई अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है, अब ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसमें देखें ये जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, हमने इनके लिए एक ऐसा रूल मालूम करना है, ऐसा पैटर्न फाइंड करना है जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये जो मुख्तलिफ पोजीशन पे वैल्यूज आ रही हैं ये किस तरह कैलकुलेट हुई हैं। ठीक है, हमारे पास जब वो रूल आ जाएगा, जब हमें वो पैटर्न मालूम पड़ जाएगा, तो उस रूल को यूज करते हुए फिर हम A13 की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हमने पहले वो रूल सेट करना है, वो रूल फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप ये करें कि इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए डी की वैल्यू फाइंड कर लें। तो डी की वैल्यू किस तरह फाइंड करते होते हैं, डी हम जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस को शो करता है, यानी कि दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो डी से शो किया जाता है। तो ये मैंने डी की वैल्यू फाइंड कर ली, मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लिया, ये मेरे पास डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम ये एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल से हमें वो रूल मालूम पड़ जाएगा कि किस रूल के तहत ये जो मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, मुख्तलिफ पोजीशन पे जो आ रही हैं, ये वाली वैल्यूज कैलकुलेट होके आई हैं, हमें वो रूल इस टेबल से मालूम पड़ जाएगा। तो इस टेबल में आप पहला एक कॉलम बनाएं पोजीशन का, ठीक है, और इसमें आप पोजीशन लिख लें। जैसे कि अब ये टर्म है, इसकी पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन पे ये टर्म आ रही है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, तो ये आप 1 2 3 4 इस तरह करके पोजीशन लिख दें। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने ये जो डी की वैल्यू मालूम की है, इस दूसरे कॉलम में इस डी की वैल्यू से आपने ये जो पोजीशंस हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये मैंने 6 इंटू पोजिशन लिख दिया और थर्ड कॉलम में आप लिख लें टर्म। अब इसको मैं आप एक्सप्लेन करता हूं, पहले मैं ये वाले कॉलम एक्सप्लेन कर लेता हूं, फिर आपको मैं ये बताता हूं। तो देखें, जिस तरह आपको मैंने बताया कि पोजीशन के कॉलम में तो आप जो पोजीशन है वो आप लिख लेंगे, ये मैंने 1 से 4 तक पोजीशन लिख ली। और दूसरे कॉलम में मैंने आपको बताया कि ये आप जो डी की वैल्यू आपने फाइंड की है इसको आप पोजीशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 6 को आप इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाता है, यानी कि ये जो पहली पोजीशन पे वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये अब किस तरह कैलकुलेट हुई है ये हमें यहां से पता चलेगा कि जब हमने इस डी की वैल्यू को पहली पोजीशन से मल्टीप्लाई किया तो हमें 6 मिला। अब ये जो 6 हमें मिला है, इसमें हम कौन सा ऐसा नंबर प्लस करें या माइनस करें कि हमें ये 15 मिल जाए, जो पहली पोजीशन है इस पोजीशन की वैल्यू हमें मिल जाए। तो देखें 6 में अगर आप 9 प्लस करेंगे तो आपको 15 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो पहली टर्म 15 है ये हमारे पास किस तरह आई है कि हम जो पोजीशन है उसको 6 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसमें 9 ऐड करेंगे तो हमें जो पहली टर्म है उसकी वैल्यू मिल जाती है 15, जो पहली पोजीशन पे वैल्यू है वो हमें मिल गई। ठीक है, अब दूसरी जो पोजीशन पे ये वाली वैल्यू आ रही है ये किस तरह कैलकुलेट हुई है, इसके लिए हम जो डी की वैल्यू है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है,
अब 12 में हम कौन सी ऐसी वैल्यू प्लस या माइनस करें कि हमें ये जो दूसरी पोजीशन पे वैल्यू है ये वाली मिल जाए। तो 12 में अगर आप 9 प्लस करेंगे तो 12 प्लस 9 21 हो जाता है, यानी कि ये जो दूसरी पोजीशन पे टर्म आ रही है इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है। तो यहां पर भी फिर रूल क्या हो गया कि हमने पोजीशन को 6 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 9 ऐड कर दिया, तो हमें ये जो सेकंड पोजीशन वाली वैल्यू थी वो मिल गई। सिमिलरली जो थर्ड पोजीशन की वैल्यू है वो भी हमें इसी तरह फिर मिलेगी कि हमने जो पोजीशन है 3 इसको मल्टीप्लाई किया पहले डी से तो हमें 18 मिला, ठीक है। अब 18 में हम कौन सा ऐसा नंबर प्लस या माइनस करें कि हमें ये थर्ड पोजीशन पे वैल्यू है 27 ये मिल जाए। तो देखें ये 18 में अगर आप 9 को ऐड करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो थर्ड पोजीशन पे वैल्यू है वो भी इसी तरह कैलकुलेट हुई है कि हमने पोजीशन को 6 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 9 को ऐड कर दिया, ठीक हो गया। और सेम जो फोर्थ पोजीशन पे वैल्यू आ रही है वो भी इसी रूल के तहत कैलकुलेट हुई है कि हमने डी को पोजीशन से मल्टीप्लाई किया तो 24 हुआ और 24 में आप 9 को ऐड करें तो 33 मिल जाता है, यानी कि ये फोर्थ पोजीशन पे हमें वैल्यू मिल जाती है। तो इस टेबल से हमें एक रूल मिला, हमने एक रूल सेट कर दिया कि इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो टर्म है वो हमें किस तरह मिल रही है कि हम पोजीशन को पहले डी से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो हमारे पास नंबर आता है हर उस नंबर में हम 9 को प्लस करते जाते हैं तो हमें इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो वैल्यूज हैं या मुख्तलिफ पोजीशन पे जो टर्म्स आ रही हैं उनकी वैल्यूज मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये जो रूल है यही रूल मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, ठीक है। हमने जो रूल सेट किया है वो है, रूल हमारे पास है कि मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 6। देखें हम हर जगह पे 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मुख्तलिफ पोजीशन से, देन एड 9 और उसके बाद हम उसमें 9 को प्लस कर रहे हैं तो हमें इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की मुख्तलिफ पोजीशन पे जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यूज मिल रही हैं। अब ये हमें रूल मिल गया तो इस रूल को यूज करते हुए अब A13 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें ये मैंने यहाँ पर A13 को कैलकुलेट किया हुआ है, मैंने लिखा है A13, ठीक है, ये A13 हो गया। तो अब हमने ये जो टर्म है जो कि 13वीं पोजीशन पे आ रही है इसको कैलकुलेट करना है, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई 13 हो गई। तो 13 को आप इसी रूल को यूज करते हुए पहले 6 से मल्टीप्लाई करें तो 13 इंटू 6 हो जाता है, ठीक है। और उसमें आप प्लस ये 9 कर दें तो मैंने ये 9 कर दिया, ठीक है। तो 13 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 78 हो जाएगा और प्लस ये वाला 9 आ जाएगा। अब 78 को 9 में ऐड करेंगे तो ये 87 हो जाएगा। तो ये हमारे पास A13 यानी कि ये जो हमें टर्म बताई गई थी इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, पहले हमने ये रूल सेट किया, ये रूल मालूम किया कि इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में ये जो मुख्तलिफ पोजीशन पे टर्म्स आ रही थी इनके लिए कौन सा रूल यूज हुआ है ये वैल्यूज कैलकुलेट होने के लिए। वो रूल हमने जब यहाँ पर इस टेबल के थ्रू मालूम कर लिया तो फिर उसी रूल को अप्लाई करते हुए हमने ये A13 की वैल्यू मालूम कर ली, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है। हमें ये अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है, तो इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में अब हमने ये जो A41 है यानी कि 41वीं नंबर पे जो टर्म आ रही है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है और उसके लिए हमने रूल यूज करना है पोजीशन टू टर्म रूल, जिस तरह के हमने पार्ट 1 में यूज किया था। तो आपको जिस तरह के पार्ट 1 में मैंने बताया था कि अगर आपको इस तरह एक अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है और इसमें किसी भी टर्म की अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें पहले एक रूल फाइंड करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है इसमें ये जो मुख्तलिफ पोजीशंस पे टर्म्स आ रही हैं ये किस रूल के तहत या किस पैटर्न पे कैलकुलेट होकर आ रही हैं, ठीक है। जब हम वो रूल फाइंड कर लेंगे, वो रूल हम सेट कर लेंगे तो उस रूल को यूज करते हुए फिर हम ये जो A41 है यानी कि 41 पोजीशन पे या 41वीं पोजीशन पे जो टर्म आ रही है इसकी वैल्यू फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस रूल को यूज करते हुए जो हमने यहाँ पर मालूम करना है। पहले हम वो रूल मालूम करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखें सबसे पहले तो आपको जो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है इसमें आप पहले डी की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है। तो डी की वैल्यू आप किस तरह फाइंड करेंगे, डी हम जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस की वैल्यू होती है उसको डी से शो किया जाता है। तो ये मैंने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दिया तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। 9 माइनस 2 7, ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। पहले स्टेप में आपने डी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उसके बाद अब हमने वो रूल सेट करना है, यानी कि वो रूल फाइंड करना है जिस रूल के तहत ये जो मुख्तलिफ पोजीशन पे ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये किस तरह कैलकुलेट होकर आ रही हैं, हमने वो रूल फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इस तरह का एक टेबल बनाना पड़ेगा जिस तरह के हमने पार्ट 1 में बताया था। अब इस टेबल में पहले कॉलम में आप लिख लें पोजीशन, ठीक है, यानी कि ये जो टर्म्स आ रही हैं इनकी जो पोजीशन, जैसे कि ये अब टर्म पहली पोजीशन पे है, ये टर्म सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, तो आप ये पहले कॉलम में पोजीशन लिख लें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है।
ये हमने इन टर्म्स की पोजीशन लिख ली, ठीक हो गया। दूसरा, आपने ये जो डी की वैल्यू फाइंड की है, इस डी की वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे इन पोजीशन से, ठीक है। यानी कि जो दूसरा कॉलम आएगा उसमें आप डी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशन से, ठीक है। और थर्ड कॉलम में आप लिख ले टर्म्स। ये थर्ड कॉलम में अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो देखें, अब ये पहला कॉलम है, यहां पर मैंने पोजीशंस लिख ली इन टर्म्स की, ठीक है। और दूसरे कॉलम मैंने आपको बताया कि आपने ये जो डी की वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करना है पोजीशन से। तो अब ये जो पहली वैल्यू हमारे पास आई है, ये अब देखते हैं हम कि किस तरह हमारे पास कैलकुलेट होकर आई है। उसके लिए आप ये करें कि इस डी को मल्टीप्लाई कर ले पोजीशन से। तो 7 इंटू पोजिशन हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब देखें, हमें ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें इस 7 में कोई ऐसा नंबर प्लस या माइनस करना पड़ेगा कि हमें 2 मिल जाए, ठीक है। कौन सा ऐसा नंबर हम प्लस या माइनस करें कि हमें 2 मिले? तो 7 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो 2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म है, ये जो मैंने टर्म वाला कॉलम बनाया था, ये हमारे पास ये 2 किस तरह कैलकुलेट होकर आ रहा है कि इस 7 में से आप 5 को माइनस करें तो 2 मिलेगा। तो यहां से हमें एक रूल का पता चल रहा है कि ये जो पहली पोजीशन पे वैल्यू है, ये हमें किस तरह मिल रही है कि हम जो डी की वैल्यू हमारे पास आई है उसको अगर हम पोजीशन से मल्टीप्लाई करें और उसमें से 5 को माइनस करें तो हमें ये जो पहली वाली पोजीशन पे टर्म है इसकी वैल्यू मिल जाती है। और जो सेकंड पोजीशन पे वैल्यू है 9, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेम चीज करेंगे। हमने 7 को पहले पोजीशन से मल्टीप्लाई किया तो 14 मिला। अब 14 में हम कौन सी ऐसी वैल्यू माइनस करें या प्लस करें कि हमें ये 9 मिले? तो देखिए, 14 में से अगर आप 5 माइनस कर लें तो आपको 9 मिलेगा। यानी कि यहां पर भी सेम रूल हो गया कि हमने पहले डी को मल्टीप्लाई किया पोजीशन से और जो नंबर हमें मिला उसमें से हमने 5 को माइनस किया तो हमें ये दूसरी पोजीशन पे जो वैल्यू है वो मिल गई। सेम यही चीज अब थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू आ रही है उसके लिए हम करेंगे। हमने डी को जो थर्ड पोजीशन है उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 21 मिला। अब 21 में से हम क्या चीज माइनस करें या प्लस करें कि हमें ये थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू 16 है ये मिल जाए? तो सेम हम 21 में से 5 को माइनस करेंगे तो 16 मिल जाएगा, ठीक है। और यही रूल अब ये जो फोर्थ पोजीशन पे आ रही है हमारे पास टर्म, इसके लिए अप्लाई करेंगे। हम डी को पोजीशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब 28 में कौन सी वैल्यू प्लस या माइनस करें कि हमें ये 23 मिले? तो सेम वही रूल आ जाएगा कि 28 में से 5 को माइनस करें तो 23 मिल जाता है। यानी कि इस टेबल से हमें एक रूल मिला, हमने एक रूल सेट कर दिया कि ये जो हमारे पास मुख्तलिफ पोजीशन पे वैल्यूज आ रही है ये किस तरह आ रही है कि आप तो पहले पोजीशन को 7 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास जो भी नंबर आता है उसमें से 5 माइनस करते जाएं तो आपको ये जो मुख्तलिफ पोजीशन पे वैल्यूज हैं, ये जो मुख्तलिफ टर्म्स की वैल्यूज आ रही है वो मिलती जाती है, ठीक है। तो ये जो रूल हमने सेट किया है ये रूल हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं। तो देखें, ये मैंने रूल यहाँ पर लिख दिया। हमें क्या रूल मिला? मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 7, ठीक है। ये वैल्यू मालूम करने के लिए हमने हर पोजीशन को पहले 7 से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास जो भी नंबर आएगा उसमें से आपने फिर 5 को माइनस करना है। तो मैंने लिखा है देन सब्ट्रैक्ट 5, यानी कि ये जो आपके पास वैल्यूज आएगी हर वैल्यू में से आप 5 को माइनस करते जाएंगे तो आपके पास इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो मुख्तलिफ पोजीशन पे वैल्यूज है वो आती जाएंगी, ठीक है। ये हमने रूल सेट कर लिया या हमें रूल पता चल गया जिस रूल के तहत ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है वो बनाई गई है। तो अब इसी रूल को यूज करते हुए हम ये जो A41 है इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें, ये मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। अब हम चूंकि A41 की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, यानी कि 41वीं पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो हम सेम ये वाला रूल यूज करेंगे। तो हम पहले पोजीशन को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसमें से ये 5 माइनस कर लेंगे, ठीक हो गया। ये हमने इस रूल को यूज किया। तो अब देखें, ये 41 इंटू 7 अगर आप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, 41 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 287, क्योंकि 7 इंटू 1 7 हो जाएगा और 7 इंटू 4 28 हो जाएगा। ये 287 हो गया। तो इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया ये 287 हो गया, माइनस 5 हो गया। 287 में से 5 को माइनस करें तो A41 या 41वीं पोजीशन पे हमारे पास जो टर्म आएगी उसकी वैल्यू होगी 282। तो ये हमने, ये जो हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई थी इसके लिए पहले हमने पोजीशन टू टर्म रूल मालूम किया, ठीक है। जब हमें वो रूल मालूम पड़ा उस रूल को यूज करते हुए फिर हमने इस A41 की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो गया। जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये नीचे हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की कुछ वैल्यू दे दी गई है और कुछ टर्म्स हमें साथ दी गई हैं जो कि हमने मालूम करनी है। जैसे कि यहाँ पर ये A6 टर्म है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह ये पार्ट 2 में देखें, यहाँ पर A5 टर्म है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब पहले हम ये पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। देखिए, पार्ट 1 में हमें ये वैल्यू दी गई है और ये जो A6 टर्म है इसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो देखें, इसका सोल्यूशन है
जो वैल्यूज हमें दी गई थी वो सारी वैल्यूज मैंने यहां पर लिख दी हैं। अब नेक्स्ट हम ये A6 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है, जो कि आपकी बुक के पेज 84 पे दिया गया है, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखें, ये फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अब ये फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे ये A6 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये A6 फाइंड करने के लिए अब ये जो हमें वैल्यू दी गई है, ये वाली वैल्यूज हम इस फार्मूला में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम इस फार्मूला में ये जो वैल्यूज है ये पुट करेंगे। तो देखें, an की जगह हम क्या पुट करेंगे, A6, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 6 टर्म की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो ये A6 हम मालूम करने लगे हैं। और A1 की जगह मैं ये जो A की वैल्यू ये पुट करूंगा, क्योंकि A1 या A जो है वो इक्वल होते हैं A की वैल्यू को शो कर रहे होते हैं। तो A1 की जगह मैंने 5 पुट कर दिया, और n की जगह जिस तरह कि आपको मैंने बताया कि चूंकि हमने 6 टर्म मालूम करनी है, तो n की वैल्यू 6 होगी। तो यहां पर मैंने 6 पुट कर दिया और माइनस 1 आ जाएगा, और d की वैल्यू में दी गई है 3, तो यहां पर मैंने 3 को पुट कर लिया। अब ये आपके पास इक्वेशन बन रही है, इसको आप सॉल्व कर लें। तो देखें, ये तो आ जाएगा 5, और ये 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो ब्रैकेट में आपके पास वैल्यू रह जाएगी 5। ठीक है, तो अब ये आपके पास एक्सप्रेशन बन रही है, इसमें ये तो आ जाएगा 5, और ये 5 इंटू 3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आप ये 5 और 15 को सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये 20 हो जाएगा। तो ये हमारे पास A6, ये जो टर्म इंडिकेट की गई थी, ये जो टर्म हमसे पूछी जा रही थी, उस टर्म की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। तो इस तरह ये पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है, और यहां पर ये A5 टर्म को इंडिकेट किया गया है, या हमसे A5 की वैल्यू पूछी जा रही। ठीक है, तो देखें, इसका सोल्यूशन है। पहले ये जो वैल्यूज हमें दी गई थी, ये सारी वैल्यूज मैंने लिख दी। अब यहां पर हम ये A5 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम सेम जो अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है, जो कि हमने पिछले पार्ट में यूज किया, वही वाला फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर अब ये हम मुख्तलिफ जो वैल्यूज हमें दी गई हैं वो हम इस फार्मूला में पुट करेंगे, तो हमारे पास ये A5 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखें, ये मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट की हुई है। अब ये an की जगह हम A5 पुट करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यानी कि इस n की वैल्यू क्या है, 5, यानी कि हम जो फिफ्थ टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करने लगे हैं, तो n की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, और A1 की जगह मैंने ये a की वैल्यू पुट कर ली, क्योंकि A1 या a ये इक्वल होते हैं, ये a की वैल्यू को शो कर रहे होते हैं। तो A1 की जगह मैंने ये a की वैल्यू जो हमें दी गई थी 12, ये पुट कर ली, और n की जगह मैंने 5 पुट कर लिया। जिस तरह आपको मैंने यहां पर बताया कि हम चूंकि फिफ्थ टर्म मालूम कर रहे हैं, तो n की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो यहां पर मैंने 5 पुट कर लिया, माइनस 1 आ जाएगा, और d की वैल्यू में क्या दी गई है, ये 2 दी गई है, तो d की जगह मैंने 2 पुट कर दिया। अब ये सिंपल सी एक इक्वेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। देखिए, ये आ जाएगा 12, और ये ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे वैल्यूज को। तो 5 में से 1 को माइनस करें तो 4 आ जाएगा, तो ब्रैकेट में आपके पास 4 आ रहा है, और इंटू ये 2 आ रहा है। तो अब इसको आप सॉल्व करें, ये तो आ जाएगा 12, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप 12 और 8 को आपस में सम करेंगे, तो आपको A5 या पांचवी जो टर्म है उसकी वैल्यू मिल जाएगी 20। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 2 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 3 है, हमें ये वैल्यू दी गई है, और यहां पर ये टर्म इंडिकेट की गई है, यानी कि ये जो टर्म है A10, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया, तो देखें, इसका सोल्यूशन है। पहले मैंने ये जो वैल्यूज हमें दी गई थी सारी वैल्यूज लिख दी। अब नेक्स्ट हम ये A10 यानी कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो 10वीं टर्म है, या 10वीं पोजीशन पे जो टर्म आ रही है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सेम जिस तरह के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सॉल्व किया था, हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। तो देखें, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए, इसको यूज करते हुए हम ये A10 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक हो गया, तो देखें, अब इस फॉर्मूला में हम ये जो वैल्यूज हमें दी गई है ये हम पुट करेंगे। तो ये वैल्यूज मैंने यहां पर पुट की हुई हैं। अब देखें, an की जगह मैंने पुट कर दिया A10 को। यहां पर n की वैल्यू क्या है, 10 है, क्योंकि हमने जो 10वीं टर्म है या 10th पोजीशन पे जो टर्म आ रही है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो an की जगह मैंने A10 लिख दिया। ठीक है, और A1 की जगह मैंने ये जो a की वैल्यू में दी गई थी 5, इसको पुट कर दिया, क्योंकि A1 या a जो है ये इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, ये a की वैल्यू को शो कर रहे होते हैं, तो इसलिए A1 की जगह मैंने ये जो a की वैल्यू दी गई थी ये पुट कर दी, और उसके बाद ये प्लस का साइन आएगा, और n की जगह जिस तरह के आपको मैंने बताया यहाँ पर, चूंकि हम 10वीं पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू मालूम करने लगे, तो n की वैल्यू हमारे पास 10 है। ठीक हो गया, और माइनस ये वाला 1 आ गया, और इस d की जगह मैंने ये हमें जो d की वैल्यू दी गई थी 5, ये पुट कर दी।
तो अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। तो देखें पहला स्टेप में ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आ रही हैं इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 9। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी 5 + 9 × 5। तो आप 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 हो जाता है, ठीक है। 9 5 दा 45 हो गया और प्लस ये वाला 5 आ गया। अब इन दोनों को आप सम कर दें, 5 + 45 = 50। तो ये हमारे पास A10 यानी कि ये जो हमें टर्म इंडिकेट की गई थी, जो टर्म हमसे पूछी जा रही थी, उस टर्म की वैल्यू आ गई है 50। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 4 है। हमें यहाँ पर ये वैल्यूज दी गई हैं और यहाँ पर जो टर्म इंडिकेट की गई है या जो टर्म हमसे पूछी जा रही है वो है A15, यानी कि हम इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो 15th टर्म है या 15वें पोजीशन पे जो टर्म आ रही है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखें इसका सोल्यूशन है। पहले स्टेप में मैंने ये सारी वैल्यूज लिख ली जो हमें दी गई थी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इस A15 को मालूम करने के लिए अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो जनरल टर्म का फार्मूला है वो पुट करेंगे। ये फार्मूला हम पिछले तीनों पार्ट में यूज करते आए हैं, ठीक है। अब ये फार्मूला है an = a1 + n - 1 × d। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो वैल्यूज दी गई हैं ये वैल्यूज हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास इस A15 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखें ये मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट की हुई हैं। अब an की जगह मैंने पुट कर दिया A15। चूंकि हम 15th पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करने लगे हैं तो n की वैल्यू हमारे पास 15 है, तो इसलिए ये मैंने A15 लिख दिया। और नेक्स्ट A1 की जगह मैंने ये A की जो वैल्यू थी 9 वो पुट कर दी, क्योंकि A1 और A ये सेम होते हैं, इनके एक ही वैल्यू को शो कर रहे होते हैं। तो इसलिए A1 की जगह मैंने ये A की वैल्यू पुट कर दी 9 और उसके बाद ये प्लस का साइन आया और n की जगह जिस तरह के आपको मैंने बताया कि चूंकि हम 15th टर्म मालूम करने लगे हैं तो n की वैल्यू 15 है, तो मैंने n की जगह 15 पुट कर लिया। उसके बाद ये -1 आ गया और d की वैल्यू हमें दी गई है 3, तो यहां पर मैंने 3 पुट कर दिया d की जगह, ठीक हो गया। तो अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले स्टेप में ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज है इनको सॉल्व कर लें। 15 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास 14 रह जाएगा। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है 9 + 14 × 3। अब 14 × 3 को सॉल्व करेंगे, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 42, ठीक है। और साथ में ये 9 आ गया, तो 9 और 42 को जब आप प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 51। तो इस तरह ये हमारे पास A15 यानी कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो 15वीं टर्म है उसकी वैल्यू आ गई है 51। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 8B हमारा कंप्लीट हो गया। जी बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।